हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। ये जो एक सोल ट्रेडर होता है अपनी फाइनल अकाउंट कैसे बनाता है, उस बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो इस सोल ट्रेडर जो फाइनल अकाउंट बनाता है उसमें तीन बातों को इंक्लूड करता है। जो उनमें से पहली बात होती है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी जो चीज़ बनाई जाती है वो होती है बैलेंस शीट। इन तीनों बातों को आज हम समझने वाले हैं कि सोल ट्रेडर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ये पूरी बातें इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि इस वीडियो में किस बारे में बात होने वाली है। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और आप सोल ट्रेडर के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वह आराम से बना पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, सो टाइम नहीं लेते हम आपका ज़्यादा और इस वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक छोटा सा मतलब समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि सोल ट्रेडर यानी क्या होता है। तो सोल ट्रेडर मतलब होता है, सोल मतलब होता है सिंगल, सोल मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब होता है अकेला। अगर अकेला कोई व्यवसायी, ट्रेडर मतलब होता है व्यापारी, तो अगर कोई अकेला व्यापारी है जो व्यापार करता है तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सोल ट्रेडर कहा जाता है। तो ये सोल ट्रेडर, जैसे अगर कोई एक व्यक्ति अपना बिजनेस करता है तो वो ये चाहता तो होगा कि मुझे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है एक साल काम करने के बाद, तो वो क्या करता है, उस साल में उसे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है इस चीज को देखने के लिए वो फाइनल अकाउंट्स बनाता है और यहाँ से वो अपने बिजनेस की पोजीशन, फाइनल अकाउंट बना के क्या करता है, अपने बिजनेस की पोजीशन और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देख सकता है। क्या बनाकर, फाइनल अकाउंट बनाकर वो अपने बिजनेस की पोजीशन और होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये मेन इसका रीजन होता है कि सोल ट्रेडर अपने बुक्स में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो जिनमें से जैसे मैंने बोला कि हमें तीन चीजें पढ़नी है, एक हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है, एक हमें ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ना है और एक बैलेंस शीट पढ़ना है। तो हम आज सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से चालू करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो कॉमर्स फील्ड से नहीं है उनके लिए हम बता दें कि अगर इस पार्ट को अगर हम दो पार्ट में बांट देते हैं तो ये हमारा राइट साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। तो इस लेफ्ट साइड को डेबिट कहा जाता है। डीआर का मतलब डेबिट होता है और सीआर का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये डेबिट साइड हो गया और ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। सो जैसे कि मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड्स है, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। तो कुछ नामों को इसके डेबिट साइड में लिखा जाता है और कुछ नामों को इसके क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब किन नामों को लिखा जाता है और नहीं लिखा जाता वो मेरे साथ समझिए कि जब भी इस जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, मैं इसको कभी कभी गुड्स अकाउंट बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ पहले तो, गुड्स अकाउंट बोलता हूँ। जब भी गुड्स का मतलब क्या होता है पहले तो बताइए, फिर बाद में वो वर्ड यूज करते हैं। गुड्स का मतलब होता है वस्तु से। तो जब भी हमारे पास कोई वस्तु आई, कोई वस्तु आती है या फिर उस वस्तु को बनाने पर, वस्तु को बनाने पर या लाने पर जो खर्चा होता है, लाने पर जो खर्चा होता है उसे कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। आप रूल को रिपीट कीजिए मेरे साथ। हमने क्या बोले, जब भी गुड्स हमारे पास आएंगी या तो उस गुड्स के ऊपर खर्चा होगा, बनाने के लिए हो या लाने के लिए हो, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अगेन रूल को रिपीट करवा रहा हूं आपको कि अगर सामान यानी गुड्स आ रहा होगा या तो फिर उस गुड्स को लाने के लिए खर्चा हो रहा होगा या उस गुड्स के ऊपर एक्सपेंसेस हो रहा होगा, तो उसे कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और जब भी गुड्स आपके पास से जाएंगी, जब भी गुड्स आपके पास से जाती है, जब भी वस्तु आपके पास से जाती है, तो आप कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट क्यों कहा था, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब गुड्स आती है तो और खर्चे होते हैं, गुड्स आती हो और एक्सपेंसेस होते हैं तो उसे हम कहा लिखते हैं, उनके ऊपर
डेबिट साइड में, और जब भी गुड्स हमारे पास से जाती है तो हम कहाँ लिखते हैं, उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसलिए हमने बोले कि इस ट्रेडिंग अकाउंट को कभी कभी मैं गुड्स अकाउंट बोल देता हूँ, क्योंकि सामान के आने पर इधर डेबिट में लिखेंगे और सामान के जाने पर कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि सामान आया और खर्चा हुआ तो उसे डेबिट में लिखना है, लेकिन सब सामान गया तो उसे क्रेडिट में लिखना है। अब पता कैसे चलेगा कि सामान आया या गया है, तो हमें कुछ बेसिक बातों को समझना पड़ेगा। जैसे इन वर्ड्स को समझना पड़ेगा, इन वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, तो उन सभी वर्ड्स को समझ लेंगे और क्लियर कर लेंगे सामान आता कब है और सामान जाता कब है। तो पहला वर्ड है ओपनिंग स्टॉक। देखिए अगर क्वेश्चन में स्टॉक भी वर्ड रहा, क्या रहा, स्टॉक भी वर्ड रहा और 1-4 रहा, तो उसे समझ जाना, और कोई भी साल हो सकता है, तो वो हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। देखिए दो तरीके के स्टॉक बिजनेस में होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब पहचानेंगे कैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, तो जब भी हम बिजनेस या अकाउंटिंग ईयर चालू करते हैं तब 1 अप्रैल को करते हैं, और जब भी अकाउंटिंग खत्म करते हैं वो ऑफिशियली 31 मार्च को करते हैं। मतलब जो भी 1 अप्रैल वाला स्टॉक होगा उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा, और जो भी 31 मार्च वाला जो हमारा स्टॉक होगा उसे क्या कहा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा। मतलब ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है, और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखना है, तो क्रेडिट साइड में लिखना है। अब ओपनिंग स्टॉक जब मैंने पहला ही दिन है बिजनेस का, ऐसा समझिए, तो सामान गुड्स, स्टॉक का मतलब होता है गुड्स से, तो क्या मैं अपने बिजनेस में गुड्स लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा। बिल्कुल, जब हम बिजनेस को चालू करते हैं तो सामान लाते हैं ना, इसलिए ओपनिंग स्टॉक से सामान आता है हम सब मानते हैं, और ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक में सामान इस साल से दूसरे साल में शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया और वो दूसरे अकाउंटिंग ईयर में चला जाता है, इसलिए हम मानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक से सामान जाता है, इसलिए इसे कहाँ लिखते हैं, अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। अब ऐसे समझिए। दूसरी चीज, परचेज का मतलब होता है खरीदने से, क्रय करने से। किसी चीज को अगर हम खरीदते हैं तो आप बताओ सामान आता है या जाता है, तो सामान आता है, इसलिए डेबिट में लिखा जाता है इसको। तो जैसे कि है, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और वो सामान खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं उस सामान को, तो आप बोलोगे सर अगर कोई सामान हमने खरीदे हैं और वो सामान खराब हो गया है तो एज ऑब्वियस सी बात है वो सामान को हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो उसी को हम अकाउंटिंग में परचेज रिटर्न कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। खरीदे गए सामान को वापस भेजना क्या कहलाता है, आपका परचेज रिटर्न कहलाता है, जिसे एक और वर्ड से जाना जाता है अकाउंटिंग में, वो होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड इसलिए कहा गया है कि जब मैंने किसी सामान खरीदा और मैंने उसको वापस किया मतलब रिटर्न किया, तो ये रिटर्न मेरे तरफ आ रहा है कि किसी और की तरफ आ रहा है। जैसे मैंने खरीदा था सामान किसी ए से, मैंने बी से ए से खरीदा था और मैंने उसको वापस कर दिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास से रिटर्न हो रहा है किसको, ए को रिटर्न हो रहा है। तो जब भी मेरे पास से सामान जा रहा है ना, इसलिए हमने बोले कि सामान जा रहा है, इसलिए इसे रिटर्न आउटवर्ड कंसिडर किया गया, क्योंकि अपने पास से सामान कहीं तो भी गया है। वैसे ही हमारे पास एक और टर्म होता है सेल। आपका क्या होता है, आपका सेल। तो नॉर्मली सेल से सामान, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं सामान को खरीद के बेचूंगा, तो बेचने से सामान जाता है कि आता है, एज ऑब्वियस सामान जाता है, इसलिए उसे हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। तो जैसे मैंने खरीदा और कोई सामान खराब था तो मैंने उसे वापस कर दिया, वैसे ही अगर मैं किसी इंसान को सामान बेचूं और वो सामान क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो इंसान क्या कर देगा, वो मुझे वापस कर देगा। तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसे कहा जाता है सेल्स रिटर्न। क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न। मतलब बेचा हुआ सामान अगर आपको कोई वापस ला के देता है तो उसे क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न, जिसे अकाउंटिंग में एक और नाम से जाना जाता है रिटर्न इनवर्ड। क्या कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड। मान के चलिए यहाँ पे मैं हूँ और मैंने किसी बी को सामान बेचा था और वो सामान खराब निकल गया, तो उसने मुझे क्या कर दिया, वापस कर दिया। मतलब ये जो रिटर्न हुआ है वो मेरी तरफ आ रहा है ना, जैसे बी ने मुझे वापस किया ना तो मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि ए मैं हूँ, मैं अपने लिए अकाउंटिंग कर रहा हूँ,
तो ये हो गया मेरे पास सामान आया, इसलिए इसे क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, रिटर्न। आउटवर्ड वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो आप बस छोटी सी बात ऐसे ही समझिए कि सामान अगर हम किसी को रिटर्न करते हैं, सामान हम अगर किसी को रिटर्न करते हैं तो उसे रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है, और कोई इंसान हमें अगर सामान रिटर्न करता है तो उसे रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। आई होप सो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कैरियज इनवर्ड के तरफ। कभी कभी इस कैरियज इनवर्ड को वो कैरियज भी बोलेगा। तो कैरियज का मतलब किससे होता है, तो जब भी हम सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं तो हमें गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है, मतलब वाहन व्यय करने पड़ते हैं। तो सामान को लाने में लगने वाला खर्चा हुआ। इनवर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी सामान बुलाते हैं और जो खर्चा लगता है उसी को यहाँ लिखा जाता है, बेचने पर लगने वाले खर्चे को नहीं लिखा जाएगा। कैरियज इनवर्ड को आप ऐसे समझिए कि ये मेरा बिजनेस था, मैंने नागपुर से गाड़ी से सामान बुलाया हूँ जो मेरे पास आमगांव में आया है, ठीक है, आमगांव में आया है। तो सामान मेरे पास आया आया इसलिए इनवर्ड वर्ड यूज हुआ, पहली बात। दूसरी चीज़, ये गाड़ी वाला मेरे से पैसा लेगा और जो गाड़ी का भाड़ा लेगा, वाहन व्यय लेगा, उसके ऊपर लगने वाला खर्चा जो होगा उसे क्या कहा जाएगा, कैरियज कहा जाएगा। सो कैरियज इनवर्ड सामान पर लाने वाला खर्चा है, इसलिए इसको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हम समझते हैं फ्रैट का मतलब आपके कैरियज से ही है। जैसे कैरियज का मतलब भी वाहन व्यय होता है, वैसे फ्रैट का मतलब भी गाड़ी का भाड़ा होता है। तो जब भी हम कहीं दूर से सामान बुलाते हैं तो उसको हम भाड़ा देते हैं। तो जब सामान लाया जाएगा और कोई खर्चा होता है तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं, इसलिए हम फ्रैट को भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस का मतलब क्या होता है, तो आपने डॉक मतलब सुने होंगे बंदरगाह होता है करके। तो जो बंदरगाह होता है तो वहाँ पे सामान को किसी जगह पर रखा जाता है। जिसमें कहीं सामान बाहर से बुलाया हो और उसे मैं सीधा अपने गोडाउन में शिफ्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि शायद हो सकता है टाइम लग जाए, तो हम फिर उसी डॉक के आसपास, मतलब उस बंदरगाह के आसपास किसी जगह पर हम रख देते हैं, और जो मतलब बंदरगाह के पास वाला जो गोडाउन होगा वहां रख देंगे, ऐसा समझिए आप। तो वहां पे जब हमने अपना सामान रखे तो उसी को क्या कहा जाता है, डॉक चार्जेस। क्योंकि जब हम सामान रखेंगे वहां पे तो हमें वहां पे पैसा देना पड़ेगा। जिस तरीके से हम गोडाउन का रेंट देते हैं, वैसे ही डॉक के अंदर सामान रखने का हमें उस जिसका भी वो डॉक होगा उसको क्या देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। और ये सामान आने पर लगने वाला खर्चा है, मतलब एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा कस्टम ड्यूटी। आपने सुनी होंगे कस्टम ऑफिसर होते हैं, तो कस्टम वालों को हमें पैसा देना पड़ता है। ये कस्टम वाले क्या होते हैं, कस्टम एक तरीके से आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि अपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि सामान आता है तो एक कस्टम ऑफिसर होता है जो सामान की चेकिंग वेकिंग करता है। जब हम बाहर से सामान लाते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है उस सामान के ऊपर। तो एक तरीके के सामान के ऊपर लगने वाला खर्चा हुआ, और ये डायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है। डायरेक्ट नेचर का मतलब उस सामान पर डायरेक्टली लगाया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहा कहते हैं, डॉक या सॉरी कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। तो इसलिए भी इसको कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका है वेजेस। अब वेजेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्टिव और एक होते हैं अनप्रोडक्टिव। पहले वेजेस का मतलब समझो कि वेजेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई काम इंसान मेरे पास काम कर रहा है, कोई लेबर हमारे पास काम कर रहा है, तो जो हम पेमेंट उसको देते हैं उसे क्या कहा जाता है, वेजेस कहा जाता है। तो अब ये वेजेस दो तरीके के क्या होते हैं, तो एक प्रोडक्टिव होता है ना प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब यहाँ से यहाँ जो हमारा प्रोडक्शन के काम में आने वाला लेबर है, मतलब जो सामान बनाने में जो काम में आता है और जो लेबर काम में आ रहा है, और उस लेबर को मैंने पेमेंट दिया हो जो सामान बनाने के प्रोसेस में था, तो उसको जब मैं वेजेस दूँ तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रोडक्टिव वेजेस कहा जाएगा। और अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब किससे है कि अगर कोई लेबर है लेकिन ऐसा लेबर है जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता, लेकिन मैंने उसको पेमेंट दिया हूँ, तो उसे क्या कहा जाता है, अनप्रोडक्टिव वेजेस कहा जाता है। तो आप ये याद रखिए, जब कोई लेबर आपके प्रोडक्शन में काम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और आप उसे वेजेस देते हो तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्टिव वेजेस कहा जाता है। और इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। बल्कि जो अनप्रोडक्टिव वेजेस होता है
वो आपका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं रखता, कोई और अदर एक्टिविटीज में इंगेज होता है। तो इसलिए जो वेजेस होता है अनप्रोडक्टिव, उसे कहाँ लिखा जाता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जैसे ही ये भी है, उत्पादन मजदूरी बोलोगे आप कि बनाते समय, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाने से, उत्पादन करने से है। तो जब वो वेजेस देना पड़ता है तो उसे भी कहाँ लिखना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ता है। एक और वर्ड है हमारे पास, वेजेस एंड सैलरीज। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक आया है वेजेस और एक आया है सैलरी। तो ये याद रखिए आप कि वेजेस का मतलब मजदूरी से होता है, सैलरी का मतलब वेतन से होता है। तो और आपको पता है कि वेजेस को तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, लेकिन सैलरी को तो पीएनएल के डेबिट में लिखा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, आप सही जानते हो कि वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और सैलरी को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ बात आती है प्रेफरेंस की, कि अगर ये दोनों वर्ड है तो मैं किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ। तो हम ऐसे में क्या कंसिडर करते हैं कि अगर वेजेस और सैलरी रहा, अगर क्या रहा, वेजेस एंड सैलरी रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। वेजेस एंड सैलरी को कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस रहा तो हम इसको क्या कर देंगे, पीएनएल के डेबिट में लिख देंगे। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो पहला वर्ड आया है हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे वेजेस एंड सैलरी में पहले वेजेस आया, तो वेजेस का मतलब मजदूरी से होता है नॉर्मली, जो प्रोडक्शन में काम आती है। इसलिए हम इस वेजेस एंड सैलरी को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, लेकिन सैलरी एंड वेजेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। ये नोट हमने आपको यहाँ नीचे में डाल के दिए हैं, हम आपको एक्सप्लेन वहां पे भी करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है हमारा इंपोर्ट ड्यूटी। जैसे अगर हम कहीं बाहर से सामान बुलाते हैं तो हमें वहां पर इंपोर्ट आयात शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। जैसे मैंने कोई सामान इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से बुलाया हो, तो अब यहाँ दो देश आ गए, मतलब एक तो इंडिया आ गया और जहाँ से मैंने बुलाया वो एक ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया से जब सामान इंडिया में आएगा तो ये लोग हमसे पैसे चार्ज करते हैं, और उसी को हम क्या नाम देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी नाम देते हैं। फिर कुछ और भी नाम है हमारे पास, जैसे कोल हो गया, कोक हो गया, गैस हो गया, मोटिव पावर हो गया, ऑयल, वाटर, ग्रीस। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको सामान को बनाने या बिजनेस की जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होता है जहाँ प्रोडक्ट बनाया जाता है उन सब में काम आता है। इनके बिना प्रोडक्ट बनाया नहीं जाता। और ये क्या होते हैं आप सब जानते हो, कोयला, गैस, पानी, ऑयल, ईंधन, ये सब चीज़ें आप जानते हो, ग्रीस वगैरह। मतलब ये क्या हो गया, सामान बनने के लिए जो खर्चे लगते हैं उनमें इनका शुमार होता है, इसलिए इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। ये सब कहाँ आएंगे, आपके डेबिट साइड में आएंगे। दूसरी चीज जो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रॉयल्टी ऑन परचेस आर प्रोडक्शन। अगर हम सामान बनाते हैं और किसी प्रोडक्शन के ड्यूरिंग हम किसी और की कोई चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे लाइक किसी के लैंड का यूज़ कर लिया और बदले में मैंने उस लैंड के लिए उनको लॉयल्टी पे कर दिया, तो ये क्या हो गया, लॉयल्टी का मतलब होता है अधिकार शुल्क से। बोलने का मतलब ऐसा कि अगर मैंने किसी का सामान लिया हो और बदले में मैं सिर्फ कोई पेमेंट देता हूँ तो उसे कहा जाता है लॉयल्टी से। जैसे आपने ये बुक वगैरह के केस में आपने सुने होंगे, जैसे मैंने अपनी बुक बनाया और मेरी एक बुक दुकान में बिक रही है, मैंने एक बुक बनाया हूँ और ये बुक दुकान में बिक रही है, और वो दुकान वाला इस बुक को 100 रुपये में बेच रहा है, छाप भी एक पब्लिकेशन वाला है उसको छापता भी है और 100 रुपये में बेचता है, लेकिन ये बुक तो मैंने बनाया हूँ ना, तो इस बुक के ऊपर राइट जो है वो किसका है, मेरा है, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो ये जो पब्लिशर होता है ना वो हमें इसका 30% जैसे मान के चलिए क्या देगा, लॉयल्टी के बारे में दे देगा। तब बोलने का मतलब क्या हुआ कि लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जो अगर हम किसी और के राइट्स का यूज करते हैं तो बदले में दी जाती है। जैसे मेरी बुक को बना रहा था पब्लिशर, बेच रहा था, जबकि बुक को मैंने बनाया, मैंने लिखा हूँ, तो मेरा राइट होना चाहिए उसके ऊपर, इसलिए वो बदले में मुझे क्या देता है, लॉयल्टी देता है। तो सेम इन द थिंग ऐसे ही कहाँ पे होता है, आपके प्रोडक्शन के साथ भी होता है, प्रोडक्शन या परचेस के समय। तो अगर हम किसी को लॉयल्टी देते हैं, हमारे लिए खर्चा हो गया, इसलिए प्रोडक्शन पे लगने वाला खर्चा है, सामान पर लाने वाला खर्चा है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। नेक्स्ट वर्ड है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। अब देखिए पैकिंग चार्जेस नहीं है, अगर पैकिंग चार्जेस वर्ड होता है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यह एक वर्ड है
प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी का मतलब क्या है, जैसे शुरुआती लेवल पर अगर कोई सामान है हमारे पास और हमें लगता है कि वो सामान खराब हो सकता है और हम उसको एक थोड़ी सी नॉर्मल सी पैकिंग देना चाहते हैं, तो उस तरीके से लगने वाला खर्चा क्या कहलाएगा, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। जैसे आप इससे कंसिडर कर लीजिए, अब हमको एक मिठाई बनाने वाले कंपनी है, हमारी फैक्ट्री है बड़ी लेवल पर, और हम उसको पैकिंग करते हैं अच्छे से, लेकिन मिठाई को यहाँ से मतलब फैक्ट्री से गोडाउन तक ले जाने के लिए मान के चलिए 3 किलोमीटर का रास्ता है। तो अब मैंने बोला कि मिठाई खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने एक लेयर डाल दिया पूरी मिठाई के ऊपर। तो अब ये पूरी मिठाई की पैकिंग नहीं हुई ना, इसको कहा जाएगा प्राइमरी पैकिंग है एक तरीके से, क्यों मिठाई खराब ना हो, गोडाउन तक सेफली पहुंच जाए, इसलिए जो किया गया। तो ऐसी चीज़ों को, इस प्राइमरी पैकिंग चार्जेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, क्योंकि इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है, प्रत्यक्ष व्यय माना जाता है कि ये प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन के समय लगते हैं। तो जैसे मिठाई बन चुकी है अभी और उसको कवर करने के लिए, पैक करने के लिए, सेफ्टी के लिए हमने उसको एक लेयर लगा दी है पॉलीथीन की या कोई भी चीज़ की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस करते हैं। इसे भी ट्रेडिंग अकाउंट के कहा लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है, कुछ और भी वर्ड्स है हमारे पास, उनमें से है आपका फैक्ट्री की लाइटिंग और हीटिंग, फैक्ट्री का रेंट एंड टैक्स और फैक्ट्री का इंश्योरेंस। जब भी ये फैक्ट्री वर्ड आ जाए तो आप ऐसे समझिए कि फैक्ट्री पे लगने वाले पूरे के पूरे खर्चे कहाँ लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी सामान बनता है तो बनता फैक्ट्री में है, तो जब फैक्ट्री में सामान बन रहा है तो उसमें जितना भी खर्चा लगेगा वो पूरा का पूरा खर्चा कहाँ आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो कभी भी वो फैक्ट्री लाइटिंग या हीटिंग बोले, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स बोले या फैक्ट्री का इंश्योरेंस बोले, यह सब चीज़ें कहाँ आएंगी, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है हमारा वर्क्स मैनेजर सैलरी। देखिए नॉर्मली फैक्ट्री वगैरह के काम को देखने के लिए हर एक कंपनी नॉर्मली एक मैनेजर अपॉइंट करती है, उसे हम वर्क्स मैनेजर कहा जाता है, लाइक फैक्ट्री का मैनेजर जो ये देखता है कि फैक्ट्री में काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से ये भी वो जो वर्क्स मैनेजर सैलरी है एक तरीके का फैक्ट्री का ही खर्चा है, इसलिए इसको भी कहा लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो ये हमारी डेबिट साइड हो गई। मतलब यहाँ पर हमने क्या चीज़ें लिखी, जब सामान आया और खर्चे हुए तो हमने इसको कहाँ लिखे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे हैं। लेकिन जब भी हमारे पास से सामान जाता है, मतलब गुड्स हमारे पास से जाती है, तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया हूँ। तो जैसे आपको पता है सेल करने से सामान जाता है, इसलिए सेल्स को भी कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब आपको समझाया गया है कि रिटर्न का मतलब वापस से होता है और इनवर्ड का मतलब हमारे तरफ आने से है। जैसे मैंने किसी राम को सामान बेचा था और राम ने सामान खराब है करके वो सामान मुझे वापस कर दिया, तो उसे कहा जाएगा पहले तो रिटर्न, और ये रिटर्न मेरे तरफ आया ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। फिर गुड्स लॉस बाय फायर, अगर आग लग जाए तो सामान आएगा कि जाएगा, तो एज ऑब्वियस सामान जाएगा, इसलिए इसको भी कहा लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया सामान, चोरी होने से भी सामान जाता ही है, इसलिए इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। गुड डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, अगर मैंने लोगों को फ्री में सामान बांटा हो ताकि लोग उस सैंपल को चेक करके मेरे परमानेंट कस्टमर बन जाए, इसलिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री एज अ सैंपल, ये भी क्या है हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस होता है, मतलब सामान जाता है हमारे पास से, इसलिए इसको क्रेडिट में लिखा जाता है। फिर गुड्स लॉस इन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो गया तो सामान हमारे पास से क्या होता है, चला जाता है। जैसे कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो सामान का नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के कहा लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। उसके बाद एक है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, नहीं बोलोगे आप, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर बोलो, प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर। जब कोई व्यवसाय का मालिक बिजनेस से सामान ले लेगा खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम ड्राइंग भी कहते हैं, तो उसे भी कहा लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब बिजनेस का मालिक लेके जाए या कोई और लेके जाए, बात तो लेके ही जाने की है ना। तो जो सामान लिया जाएगा बिजनेस से, गुड्स विड्रॉन होंगे प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर से, तो उसे भी कहा लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक।
जैसे हम बोलते हैं कि ओपनिंग स्टॉक से सामान आता है, तो हम वैसे ही मान लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक से सामान हमारे पास से जाता है, इसलिए इसको भी कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो ये चीज़ें हो गई आपके कि कौन सी चीज़ें डेबिट में आती है और कौन सी चीज़ें क्रेडिट में आती है। फिर हम आगे समझेंगे दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में कि दो इम्पोर्टेंट बातें क्या है। वो दो चीज़ें जो है वो है, एक है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, एक आपका ग्रॉस प्रॉफिट और एक है आपका ग्रॉस लॉस। देखिए क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन को जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, इस ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, ये जैसे नाम है ये बहुत सारे नामों की एक अमाउंट आएगी और इन नामों की भी एक अमाउंट आएगी। ठीक है, जब इधर की टोटल ज़्यादा हो जाए, जैसे मान के चलिए इन सब नामों को मैंने यहाँ लिखा और इनकी टोटल 1000 रुपये आई और इनकी टोटल 2000 आई, तो ज़्यादा कौन सी है, ये 2000। तो जो ज़्यादा होगा उसको यहाँ लिखा जाएगा, इस वाले राउंड वाले शेप में, इस वाले यहाँ जगह कितने को लिखा जाएगा, 2000 को। तो इधर तो एक ही 1000 है, मतलब 1000 कम है। तो जब इधर की टोटल ज़्यादा होती है और इधर की टोटल कम होती है, इन सब की टोटल कम होती है, तो जो निकलता है उसे क्या नाम दिया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट नाम दिया जाता है। ठीक इसका उल्टा, अगर मान के चलो इधर की टोटल 2000 आ जाए और इधर की टोटल 1000 आ जाए, तो कम किधर होगा, इधर इस साइड में कम होगा, क्रेडिट साइड में, तो उसको नाम दिया जाता है ग्रॉस लॉस। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी डेबिट साइड की टोटल क्या है, ज़्यादा है, इधर की टोटल ज़्यादा आई तो ग्रॉस लॉस आएगा। लेकिन अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होती है, इस साइड की टोटल ज़्यादा होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। फिर हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताया था, मैंने जो आपको याद रखने के लिए भी कहा गया है कि अगर सैलरी और वेजेस रहा तो उसे कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि हम बोलते हैं कि वेजेस हमें पहले ही मिला है, इसलिए हम उसको यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। लेकिन सैलरी एंड वेजेस को कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि यहाँ जो पहली चीज़ अपीयर हुई है वो क्या मानते हैं अपन, सैलरीज मानते हैं, और प्रेफरेंस वाइज अकाउंटिंग करते हुए सैलरी एंड वेजेस को कहाँ लिखते हैं अपन, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ये सब चीज़ें थी किसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। दूसरा जो हमारा मेन अकाउंट है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है, इसलिए इसकी भी दो साइड है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल होता है 31 मार्च 2023, आप ऐसा मेंशन कर दो, जो भी साल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक साइड होंगी डेबिट, एक साइड होंगी क्रेडिट, जैसे आपको पहले ही बताया गया। इस साइड में ये जो साइड है डेबिट साइड, इसमें आप याद रखना कि लॉस लिखते हैं सॉरी, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, लॉस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं अपन, प्रॉफिट लिखते हैं। अभी याद रखिए, जैसा इसका नाम है वैसा काम नहीं है। जैसे नाम तो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो पहले तो प्रॉफिट लिखना चाहिए और बाद में लॉस लिखना चाहिए, लिखता उल्टा है। इसके डेबिट साइड में क्या लिखे जाते हैं, लॉस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखे जाते हैं, प्रॉफिट। अब लॉस है या प्रॉफिट है, पहचानेंगे कैसे, तो सिंपल बात है, अगर आप किसी को पैसा देते हो, किसी को आप पैसे देते हो तो आपके लिए लॉस है, और जब आपको किसी से पैसा मिलता है, कुछ रिसीव्ड होता है, तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो आप देखो, बस उस वर्ड का मतलब समझो आप कि उसमें पैसा आता है या जाता है। अगर पैसा गया है तो आप उसे लॉस समझना और डेबिट में लिखना, और पैसा आया होगा तो आप उसको प्रॉफिट समझना और क्रेडिट में लिखना। तो बस आपको उस वर्ड का मतलब समझकर देखना है कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। तो जैसे ऊपर में अगर ग्रॉस लॉस आया होगा तो इधर आएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो उसको यहाँ लिखा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा वहां से प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरी चीज सैलरी एंड वेजेस। अब सैलरी एंड वेजेस तो सिंपल बात है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सैलरी एंड वेजेस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो रेंट रेट टैक्स हम देते हैं क्या, जैसे रेंट लैंडलॉर्ड को देते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। जब हमने किसी को पैसा दी तो हमारे लिए लॉस हो गया, इसलिए इसको डेबिट में लिखा जाएगा। इंश्योरेंस का पैसा कंपनी को देते, इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये भी हमारे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट में आएगा। बैंक चार्जेस भी हमारे लिए लॉस है, सिंपल बात है, बैंक वाले कौन चार्जेस देते हैं, इसलिए ये भी डेबिट में आएगा। डिस्काउंट, हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं और हमें नुकसान होता है, इसलिए ये भी कहाएगा आपके डेबिट साइड में आएगा। ऑडिट फीस, आपके अकाउंट सही है या गलत है ये चेक करने के लिए आप सीए को जो पैसा देते हो उसे ऑडिट फीस कहा जाता है।
तो आपने सीए को जो पैसा दिए हो, पैसा गया ना आपके पास से, तो ये भी आपके लिए क्या है, लॉस है। फिर डेप्रिसिएशन, बहुत सारे एसेट्स के ऊपर हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो ये भी हमारे लॉस कंसिडर होता है। अब आप डेप्रिसिएशन का मतलब अगर आप नहीं जानते तो आप ऐसे समझिए, जैसे एक साइकिल है, आपने 1 साल पहले खरीदे थे, एक साइकिल आपने कितने साल पहले खरीदे थे, 1 साल पहले खरीदे थे और 10,000 में खरीदे थे। तो आज आप मुझे बताओ आज कितने में बेचोगे, तो आप बोलोगे सर 1 साल का यूज हुआ है तो हम आपको 8,000 में बेचेंगे। मैंने बोला ठीक है आप बेच दो। तो आपने जब खरीदे थे 10,000 में और अभी बेच रहे हो 8,000 में, तो 2,000 आपने कम क्यों किए, क्योंकि आपने उस साइकिल का यूज 1 साल किए हो, 1 साल जब आपने यूज किए हो इसलिए आपने उसके 2,000 रुपये क्या किए हो, कम किए हो। तो यूज करने की वजह से जब उसकी प्राइस क्या हो जाती है, किसी असेट्स की प्राइस कम हो जाती है, किसी चीज़ के यूज करने से या फिर असेट्स के यूज करने से अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसी क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और डेप्रिसिएशन कहाँ पे लगाया जाता है, तो डेप्रिसिएशन असेट्स के ऊपर लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाया जाता है, असेट्स के ऊपर लगाया जाता है। इसलिए ये एक तरीके का नुकसान ही हो गया ना 2,000 का, कि 10,000 की चीज को मैंने 8,000 में बेचा, इसलिए उन डेप्रिसिएशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस की कहा लिखते हैं अपन, डेबिट में। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे कहीं जा रहे बिजनेस के काम से, तो सिंपल बात है कि ट्रैवलिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ा तो हमारे लिए लॉस हो गया। एडवर्टाइजमेंट, अगर आप बैनर बनाते हो, पोस्टर्स बनाते हो, सोशल मीडिया पर डालते हो या डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ये सब चीज़ें में सब में पैसा देना पड़ता है ना, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, एक तरीके का लॉस हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप जानते हो क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या होता है, बिजनेस में लगने वाली बहुत नेसेसरी चीज़ें होती है जिनको प्रिंट कराना, अपने पास रखना, बिजनेस के डॉक्यूमेंट बनाना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब के लिए बिजनेस खर्च करता है ना, जब बिजनेस ने खर्च किया तो बिजनेस के लिए लॉस हो गया, इसलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी कहा लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, जब हम किसी को इंटरेस्ट देते हैं, जब हम किसी को इंटरेस्ट देते हैं तो हमारे लिए नुकसान है क्योंकि हमारे पास से पैसा गया है। हाँ, अगर हमें इंटरेस्ट मिलता, इंटरेस्ट पेड की जगह रिसीव्ड होता है तो वो इधर लिखा जाता प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि रिसीव्ड हुआ है, इनकम हुआ है। अभी मैं पेड कर रहा हूँ तो मेरे लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। फिर लॉस बाय फायर, तो सिंपल लॉस ही लिखा है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बोले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लॉस को लिखा जाता है, तो लॉस आया है लिख दिए। लॉस बाय थेफ्ट, आग लगने से नुकसान होना, चोरी से नुकसान जो भी हो गया हो, उन सब को प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड। पैकिंग एक्सपेंसेस, जब भी ऊपर में प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस आया था तो मैंने आपको एक बात बताया था कि पैकिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पर अगर पैकिंग होती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। ऐसा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसके पहले भी दिया हूँ। फिर कमीशन, कमीशन अगर मैंने किसी को दिया हो तो मेरे लिए लॉस है, इसलिए उसको भी कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब यहाँ पे समझिए, ये जो वर्किंग है बैड डेब्ट्स की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस आप इसको याद रखिए, समय आने पर इसको मैं समझा दूंगा, बस आप याद क्या रखना। बैड डेब्ट्स लेंगे सबसे पहले ओल्ड वाली बैड डेब्ट्स, उसमें न्यू वाली बैड डेब्ट्स प्लस करेंगे, न्यू वाले आरडीडी प्लस करेंगे और ओल्ड वाली आरडीडी क्या करेंगे, माइनस। तो बोलिए आप, ओल्ड बैड डेब्ट्स में प्लस करेंगे न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स में प्लस करेंगे न्यू आरडीडी और बाद में माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी। अब ऐसे याद रखिए, ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट, ओल्ड बैड डेब्ट्स लेना है, प्लस करना है, इसमें ऐड करना है आपको न्यू बैड डेब्ट्स और फिर न्यू आरडीडी प्लस करना है, फिर माइनस करना है ओल्ड आरडीडी। ये सब कैलकुलेशन आपका कहाँ होगा, डेबिट साइड में। फिर जब भी आपको कोई चीज़ रिसीव्ड होंगी, जब भी आपको प्रॉफिट होता है, जब भी आपको इनकम होती है, तो आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्या क्या लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आपको, जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, किराया मिल गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट मिल गया आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसको भी आप क्रेडिट में लिखोगे, डिपॉजिट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल गया हो, इसको भी आप क्रेडिट में लिखोगे, मिसलिनियस इनकम, छोटी मोटी अगर कोई कमाई हो गई हो तो आप उसको भी क्रेडिट में लिखोगे, डिस्काउंट मिला हो आपको तो उसको भी आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपको रिसीव्ड होती है या कोई आपको प्रॉफिट होता है तो उसे कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिए। फिर जैसे हमने आपको बताया था इसके पहले कि अगर आपकी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, ये आपका डेबिट साइड है,
इस डेबिट साइड की टोटल क्या है, ज़्यादा है, तो इधर जो आया उसको कहा जाएगा नेट लॉस। इसको क्या कहा जाएगा, नेट लॉस, क्योंकि इधर की टोटल ज़्यादा है मतलब इधर कम है, तो इधर नाम लिखा जाएगा नेट लॉस। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आ जाए, तो नाम बैलेंस इधर आएगा, नाम इधर लिखा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा हो तो नेट लॉस आएगा, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा हो, इस साइड की टोटल ज़्यादा हो तो इधर जो आएगा उसे क्या कहा जाएगा, नेट प्रॉफिट कहा जाएगा। सो हमने कितनी चीज़ें सीख ली अभी, 2 चीज़ें सीख चुके हम कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। बस अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ बची है, बैलेंस शीट को सीखना कि बैलेंस शीट बनती कैसी है, या बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो आपकी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, तो बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है, एक साइड होती है लायबिलिटीज़ और एक साइड होती है असेट्स। पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये रखिए बेटा कि ये अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो अब ये याद रखना कि यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो इसकी एक साइड को लायबिलिटीज़ कहा जाएगा, तो दूसरे साइड को क्या कहा जाएगा, असेट्स कहा जाएगा। तो एक बार क्लियर कर लेते हैं लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है। तो ऐसा समझिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे किसी को पैसे देना है, किसी XYZ लोगों को पैसे देना है, तो उसको मैं क्या मान लूँगा, लायबिलिटीज़ मानूंगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस को अगर किसी को पैसे देना है, बिजनेस को किसी और को पैसे देना है तो उसे क्या कहेंगे अपन, लायबिलिटीज़ कहेंगे। और फिर असेट्स की अगर इस बात को समझे तो असेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी चीज़ को बेच सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। जैसे आपने वो एक डायलॉग तो सुने होंगे, मेरे पास गाड़ी है बंगला है, तो ये गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब बेच सकते हैं अपन, सब पैसा है, तो इन सब को क्या माना जाता है, असेट्स माना जाता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे लायबिलिटीज मतलब क्या है, तो आप बड़ा सिंपल आंसर कर सकते हो कि अगर हमें पेमेंट किसी और को करना है, किसी और को पेमेंट करना है तो वो क्या है, आपकी लायबिलिटीज़ है। और किसी चीज़ को बेचकर अगर आप पैसा कमा सकते हो तो आपकी क्या है, असेट्स है। तो एक एक करके हम सभी चीज़ें समझ लेंगे। तो पहला वर्ड है कैपिटल। अब बोलोगे कैपिटल का मतलब तो होता है कि जब बिजनेस का मालिक उस बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए समझिए, राम है, राम ने अपना बिजनेस चालू किया और उस बिजनेस में कितना रुपए लगाया, 10,000 से बिजनेस चालू किया। तो ये 10,000 से जो बिजनेस चालू किया उसे क्या नाम देंगे अपन, कैपिटल। इस कैपिटल में कुछ चीज़ों को प्लस माइनस किया जाता है, आप याद रखिए, टाइम आने पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करेंगे, आप ड्राइंग को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी माइनस करेंगे, और नेट लॉस को माइनस करेंगे, और नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कैपिटल में 2 चीज़ों को प्लस करना है। क्या प्लस करना है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करना है। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट लॉस को क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है हमारा बैंक लोन। तो बैंक लोन आप जानते हो, जब आप बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, और बैंक वाले हमें क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो वही हो गया हमारा बैंक लोन। तो बैंक लोन क्या होता है कि हम बैंक से पैसा लिए तो फिर बैंक को पैसा वापस भी तो करना पड़ता है, तो बैंक वाले तो आपको उठा के लेके जाएंगे, तो सेम बिजनेस को पैसा देना हुआ ना। तो बैंक लोन भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट जो टर्म है, आपके पास बैंक अकाउंट होगा ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के पास सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता होता है। लेकिन एक और अकाउंट होता है जो आपने कभी ना कभी सुने होंगे, एक होता है करंट अकाउंट, जिसे लोग चालू खाता कहते हैं। तो चालू खाते में क्या होता है, इसकी सबसे अच्छी फैसिलिटी ये होती है कि अगर आपके खाते में 10,000 है, आपके बैंक में अगर 10,000 रुपये है तो आप 20,000 रुपये निकाल सकते हो। आप बोलोगे कैसे, खाते में तो 10,000 है, 20,000 कैसे निकलेंगे, क्योंकि बैंक में जितना पैसा उतना ही तो निकाल सकते हो ना आप। बट करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की। मतलब जितना पैसा है उससे ज़्यादा का पैसा आप क्या कर सकते हो, बैंक से निकाल सकते हो, लेकिन कुछ समय के बाद वो पैसा आपको क्या करना पड़ता है, बैंक को वापस करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो एक करंट अकाउंट पर मिलने वाली एक फैसिलिटी है। जितना खाते में पैसा होता है हम उससे ज़्यादा पैसा क्या करते हैं, बैंक से निकाल लेते हैं, और कुछ समय के बाद हम वो बैंक को पैसा वो क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास है वो क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, अगर किसी इंसान को आपको पैसे देना है तो वो आपका क्या हो गया, क्रेडिटर। जैसे मान के चलो, मैंने एक सामान खरीदा, एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, और उसका 10,000 का पेमेंट नहीं किया हो मैंने, तो जिनसे मैंने 10,000 का फ़ोन खरीदा हो तो उनको मुझे पैसे देना है,
क्योंकि मैंने मोबाइल उधारी पर खरीदा हूँ। तो जिस इंसान को पैसे देना होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रेडिटर कहा जाता है। तो क्रेडिटर से पैसा देना हुआ, इसलिए ये भी हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा बिल्स पेएबल। तो देखिए दो तरीके के बिल होते हैं, जैसे आप समझिए दो साइड में दो बिल लिख देता हूं मैं, ये दो बिल बना दिया मैंने और यहाँ पे बीच में मैं अपने आप को ला देता हूँ। आप सब लोग जानते हो कि इस नाम से हमें जाना जाता है। सो मान के चलो यहाँ पर एक राम है और यहाँ पर एक श्याम है। अगर मुझे इस बिल के बदले राम को पैसा देना हुआ, अगर बिल के बदले किसी को पैसा देना हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्स पेएबल कहा जाता है। और जब किसी बिल के बदले पैसा लेना हुआ, जैसे श्याम से मुझे एक बिल के बदले में पैसा लेना है, तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है। सो दो टर्म्स होते हैं हमारे पास, एक होता है बिल्स रिसीवेबल और एक होता है बिल्स पेएबल। जब किसी बिल के बदले में हम किसी को पैसा देने वाले होते हैं तो उसे कहा जाता है बिल्स पेएबल, और जब किसी बिल के बदले में किसी और को पैसा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्स रिसीवेबल। तो ये दोनों टर्म आप याद रखिए। तो बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है, तो बिल्स रिसीवेबल हमारी क्या होती है? असेट्स होती है। जिस इंसान को पैसा देना होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, और जिस इंसान से मैं पैसे लेना होता है वो हमारा क्या होता है? डेटर होता है। तो ये जो वर्ड हो गए, फिर ये दो वर्ड को आप याद रखिए, समय आने पर एक्सप्लेन किया जाएगा इनको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि अभी तक आपको पेमेंट करना था और आपने किए नहीं। जैसे मुझे किसी को 10,000 रुपये देने थे लेकिन मैंने दिया नहीं हूँ, तो उसको क्या कहा जाएगा? आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा। जैसे मान के चलो मेरे पास एक एम्प्लॉई आता है काम करने, उसकी सैलरी है 5,000 की, तो उसको मुझे इस महीने में 5,000 देने चाहिए थे, लेकिन मैंने इस महीने उसको 5,000 नहीं दिया, तो मैं मानूंगा कि उसकी सैलरी जो है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो कितनी है? 5,000 है। मतलब अभी तक दिया नहीं, देने वाला हूँ ना, इसलिए वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। प्री रिसीव्ड इनकम। तो प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब होता है एडवांस इनकम। अगर कोई इनकम आपको पहले ही मिल जाती है, समय के पहले, मतलब आपको दूसरे महीने की सैलरी आपको पहले ही महीने में मिल जाए, तो क्या हो गई? वो प्री रिसीव्ड इनकम हो गई। तो इन सब नामों को क्या कहाँ लिखा जाता है? लायबिलिटीज में लिखा जाता है। दूसरी चीज बात करते हैं, वो हमारा है असेट्स। तो हमने बोले जिस चीज को आप बेच सकते हो या जो आपके पास पैसा होता है वो क्या होता है? आपका असेट्स। तो पहला तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मतलब आपके पास कितना पैसा है, कैश एट बैंक का मतलब आपके बैंक में कितना पैसा है, और बिल्स रिसीवेबल का मतलब आपको मैंने समझाया हूँ कि अगर हमें किसी से पैसे लेना है किसी बिल के बदले में तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है। और किसी इंसान से पैसे लेना है तो उसे डेटर्स कहा जाता है, डेप्टर्स कहा जाता है किसी से पैसे लेना। फिर होता है गुडविल। तो गुडविल को बेचा जा सकता है, जैसे मैं अपना नाम को बेच दूँ तो नाम भी बिकता है क्या? तो हाँ, बिकता है। अगर रिलायंस कंपनी का मैं एक ऑफिस खोल लेता हूँ तो लोगों को क्या लगेगा कि ये रिलायंस कंपनी का है, ट्रस्टेबल ऑफिस है, इसमें ज़्यादा काम अच्छे से होता होगा और फैसिलिटी अच्छी होती होंगी। तो मैं बस, लोग मुझे नहीं जानते पर किसको जानते हैं? रिलायंस कंपनी को। तो गुडविल को भी बेचा जा सकता है और गुडविल बिकती है, तो गुडविल में हमारी क्या है? असेट्स है। आगे चल के हम इस गुडविल टर्म्स को आगे और भी इलेबरेट करने वाले हैं। फर्नीचर को क्या बेच सकते हैं हम? एज ऑब्वियस फर्नीचर आपके घर में जो भी है, सोफा, टीवी, इनको बेच सकते हैं अपन, तो ये भी हमारी क्या हो गई? असेट्स हो गई। प्लांट एंड मशीन्स, मशीन को भी बेचा जा सकता है ना, तो ये भी हमारी असेट्स है। क्या लैंड एंड बिल्डिंग बिकती है? तो हाँ, जमीन वगैरह भी बिकती है, तो ये भी हमारी क्या है? असेट्स है। तो आप बस इतनी बात याद रखिए असेट्स में कि अगर जिस चीज़ को बेचा जा सकता है वो हमारी क्या कंसिडर होती है? असेट्स होती है। एक वर्ड है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड स्टॉक। एक तरीके से आप कंसिडर कर ले। स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक का मतलब क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स, मतलब जो सामान बिका नहीं है वो आपका स्टॉक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर इस महीने सामान नहीं बिका तो क्या अगला महीने भी नहीं बिकेगा? ऐसा ज़रूरी है क्या? बिक सकता है, मतलब उस सामान को भी बेचा जा सकता है। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी क्या होती है? असेट्स होती है। फिर मैं आपको 4 नाम ऐसे बताता हूँ जिनको आपको याद रखना है, और वो याद रखना बहुत आसान है। पहले तो आप यहाँ देखो, ये 2 चीज़ें, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लायबिलिटीज होती है और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी असेट्स होती है। प्री रिसीव्ड इनकम आपकी लायबिलिटीज है और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? आपकी असेट्स है। तो इस तरीके से आप सब लोग ये समझ सकते हो कि हमारे पास जो 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक्चुअली 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, इसको मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का डाउट क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपको एक बार में ये वीडियो समझ में आ ही गई होंगी, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो अभी कॉमर्स में आए हैं,
तो वो एक बार नहीं, इस वीडियो को 2 बार देखना। और ये ऐसे टर्म्स है आपको जो बार बार आएंगे आपके फर्स्ट सेम में, 11th में, उसके साथ साथ आपके पूरे ग्रेजुएशन में या 11th 12th में, सभी जगह ये वर्ड्स काम में आने वाले हैं। तो ये चीज़ कंसिडर कीजिए आप, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिन लोगों को इसकी नीड है। हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ बड़ा सिंपल सा है कि हम लोगों की हेल्प करें, आप लोगों को अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड हो और आपको स्टडी के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। सो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।